अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्लास 11 के जोलॉजी के करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई अमाइनो एसिड आर नेम सो। तो अमाइनो एसिड को नाम क्यों दिया गया है? अमाइनो एसिड आर द सजेशन हैव बोथ एन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। यानी कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एसिड मौजूद होता है, और अमाइनो अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है, इसी ने अमाइनो एसिड कहा जाता है। इन दिस स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड विच कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप। यानी कि ये एक क्या है? अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है जो कि क्या कहलाता है? NH3। तो मतलब कि इसके अंदर अमाइनो मौजूद होता है, अमाइनो ग्रुप, इसलिए हम इसे अमाइनो बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए हम इसे एसिड भी लगाते हैं इसके साथ। देन है विच वर्क एज अ बेस एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड विच वर्क एज अ बेस। और एक जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है, जो कि किस तरह काम करता है? वो बेस की तरह काम। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मोनोसेकेराइड आर क्लासिफाइड। यानी कि मोनोसेकेराइड को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रांच होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक मौजूद होता है। अब हम मोनोसेकेराइड को कैसे क्लासिफाई करते हैं? मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड का मतलब शुगर। और मोनोसेकेराइड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल आर गिवन। यानी कि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे कि ट्राइवोस है, यानी कि C3 लगेगा। फिर हमें पता है C2H2N फॉर्मूला होता है, तो C3 होगा तो H6 होगा, और फिर क्या होगा? O3। देन जो है C4 होगा तो H होगा, फिर O3 होगा। देन फिर C5H10, फिर O5, मतलब कि एक जो होगा वो ज्यादा होगा। उसके बाद C6H12O6, फिर देन C7H14O7। ठीक है, उसके बाद हम इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? तो क्या होता है? ट्रायोस क्या में हमारे पास ग्लिसरोज आ जाता है, टेट्रोस में रेट्रोज आ जाता है, पेंटोस में राइबोज, हेक्सो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में भी। इसके अलावा हेप्टोस में क्या आ जाता है? ग्लूकोहेप्टोस आ जाता है। ये सब आपने लर्न करना है, और बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यानी कि फैट जो है वो एनर्जी ज्यादा क्यों प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से? क्योंकि क्या होता है? बिकॉज वन ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल ही 3 फैटी एसिड। क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? 3 फैटी एसिड देता है। एंड एज मच एज 16 और मोर कार्बन इन ईच वन फैट मॉलिक्यूल नीड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जो है कार्बन एटम्स फैट के अंदर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी देता है। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी। तो बस सिंपल सी बात है, क्योंकि कार्बन एटम ज्यादा है, 16 ज्यादा है फैट में, तो इसलिए क्या होगा? ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए। यानी कि डीएनए जो है वो आरएनए से मुख्तलिफ क्यों है? तो डीएनए आरबीसी are similar structure because both are there are polynucleotide chain but nucleotide of both are different in following ways। यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड दोनों में अलग अलग होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए में डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है, आरएनए में क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आपको पता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है C5H10O4। और ये राइबोस शुगर इसके अंदर भी के अंदर क्या होता है? C5H10O5, एक ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है? डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। और आरएनए क्या होता है? वो एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यानी कि डीएनए के अंदर इस तरह से डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और आरएनए के अंदर सिर्फ एक स्टैंड होता है, तभी हम इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। और डीएनए जस्ट वन काइंड ऑफ आरएनए इज ऑफ 3 काइंड्स, आरएनए, टीआरएनए। और डीएनए हमें पता है डीएनए सिर्फ एक ही टाइप का होता है, लेकिन आरएनए क्या होता है? वो 3 तरह के होते हैं। आरएनए होता है, टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है। यानी कि राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अमाउंट ऑफ आरएनए वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल व्हाइल अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेनिंग। यानी कि जो डीएनए होता है वो पूरी बॉडी की सारी सेल्स में सेम होता है। आरएनए क्या होता है? वो अलग अलग होता है सब सेल्स के अंदर, मतलब मुख्तलिफ सेल में अलग अलग पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास वहाँ इंजाइम आर स्पेसिफिक इन नेचर। यानी कि इंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? एंजाइम जो होते हैं स्पेसिफिक इन नेचर इसलिए होते हैं क्योंकि एंजाइम सिर्फ एंजाइम जो होते हैं इनके अंदर एक एक्टिव साइट मौजूद होता है जो कि सारे जो है एंजाइम को एक दूसरे से अलग बनाता है। मतलब सब
और फिर जो एक्टिव साइट होता है वो सिर्फ उसी रिसेप्टर से उसी के साथ जाके ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि इस क्योंकि जो क्या होता है एक्टिव साइट होता है उसका जो है उसका शेप बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उससे सिर्फ एक अलग स्पेसिफिक सबस्ट्रेट या रिसेप्टर आप कह लें वही जाके अटैच हो सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दे आर करेक्ट शेप टू फिट टुगेदर, मतलब कि जो एक्टिव साइट होता है और सबस्ट्रेट का साइज होता है वो करेक्ट शेप होता है, मतलब कि वो एक दूसरे के अंदर इजीली फिट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, विच एंजाइम आर कॉल्ड टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी कि वो कौन से एंजाइम होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम होगा तो वो जो है उनकी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, यानी कि मतलब वो कम या ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, मतलब कि वो उस तरह काम नहीं करेंगे कि जिस तरह उन्हें काम करना चाहिए। तो enzymes are sensitive to temperature. Each enzyme has its optimum temperature और इस मैक्सिमम एक्टिविटी, मतलब इसकी ज्यादा एक्टिविटी कराने के लिए इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, वरना अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। above और below this temperature is rate of reaction decreases, मतलब कि ये सबसे परफेक्ट किस टेम्परेचर पे काम करेंगे 37 डिग्री पे, अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो ये बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री, मतलब जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ही कम होता है तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा लाइक 100 डिग्री तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगे पर उनकी एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएंगी, मतलब खत्म होने के बराबर हो जाएंगी। एंड ऑल आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 100% वेयर इज मिनिमम, दैट इज एक्टिविटी प्रोड्यूस मिनिमम बट एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब कि वो डिस्ट्रॉय तो नहीं होते मिनिमम टेम्परेचर पर उनकी जो है एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ स्टमक इटसेल्फ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग HCl, यानी कि स्टमक जो है स्टमक अपने आप को इसने स्ट्रॉन्ग HCl से कैसे बचाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या लाइनिंग मौजूद होती है, म्यूकस लाइनिंग। अब हम इसको अच्छे से आंसर में डिस्कस करते हैं। द HCl soften the food, kill the germs and convert the inactive पेप्सिनोजेन into active proteolytic enzyme। हमें पता है कि जो होता है HCl क्या करता है कि वो जर्म्स को मारता है जो अंदर आ जाते हैं हमारे स्टमक में, उसके अलावा फूड को और सॉफ्ट करता है, और इनएक्टिव जो पेप्सिनोजेन होता है उसको क्या करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में, यानी कि फिर उसको कन्वर्ट कर देता है HCl। तो अब ये जो पेप्सिन होता है ये फिर हमारा जो है फूड को प्रोटीन को ब्रेक करता है, फूड में जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक करता है और प्रोटीन को क्या बना देता है पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो होता है अब HCl इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको हमारा स्टमक किस तरह अपने आप को सेव रख रहा है उससे, तो क्योंकि स्टमक के अंदर कौन सी कोटिंग मौजूद होती है, म्यूकस की कोटिंग मौजूद होती है जो उसको सेव रखती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट, यानी कि बाइल जो है वो डाइजेशन में हमारे हेल्प कैसे करता है। तो बाइल इज येलो येलो इज ग्रीन इन कलर एंड इट कंटेन्स वाटर सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, यानी कि बाइल क्या होता है येलो ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है इसके अंदर सॉल्ट और वाटर सिंपली मौजूद होता है बाइल पिगमेंट के अंदर, जो कि इसको क्या देता है, इसको ब्राउनिश येलो कलर देता है, बिलीरोबिन का जो कलर होता है। उसके अलावा ग्रीनिश किसका कलर होता है, बिलीवर्डिन का कलर होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है सॉल्ट सोडियम ग्लाइकोकेलेट एंड सोडियम प्रोक्लेट आर इन्वॉल्व इन द एमल्शन ऑफ फैट, यानी कि जब फैट को डिसॉल्व कराने के लिए जो है इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज जो है फैट इजीली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। देयर इज नो एंजाइम इन बाइल, द बाइल पिगमेंट नथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, यानी कि बाइल का कोई काम नहीं होता डाइजेशन में, उसका काम सिर्फ क्या होता है, ये बाइल जो होता है ये कोई एंजाइम नहीं होता, बस ये क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। द पैंक्रियाटिक जूस contain an inactive enzyme trypsinogen which is converted into actin tryptase in the action of enterokinase enzyme secreted by duodenum, यानी कि जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये क्या सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, और इसको हमें जो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कैसे कन्वर्ट होता है तो वो होता है एंटीरोकाइनेज की मदद से, और एंटीरोकाइनेज कौन सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है ड्यूडेनम हमारा। और ये जो है प्रोटीन और पेप्टोन्स, और ये कब होता है जब प्रोटीन पेप्टोन्स वगैरह जो है उनको, और इसका काम क्या होता है एक्चुअली, इसको प्रोटीन पेप्टोन को ब्रेक डाउन करना होता है और इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट करना होता है। और जो दूसरा एंजाइम है वो कौन सा है, क्रिप्टोट्रिप्सिन एंजाइम है, ये भी एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है, इस ये पैंक्रियाज सिक्रीट करते हैं। उसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये सीसिन को कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। तो कीमोट्रिप्सिन का क्या काम होता है, सीसिन को कन्वर्ट कर देना अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन में। उसके बाद जो होता है ये जो पैंक्रियाज होते हैं
ये जो है ग्लाइकोजन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं माल्टोज में। और जैसे कि माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है, तो मतलब उसको बिगर पार्टिकल से छोटा पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। और जो लाइपेस होता है वो भी पैंक्रियास सीक्रेट करता है, वो क्या करता है, वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और क्या कराता है, फैट की डाइजेशन कराता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपने याद रखना है कि दो चीजें हैं जो एक्चुअली रोल प्ले कर रही है। पैंक्रियाज जो है, एक क्या काम कर रहा है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ पेप्टिडोकाइनेज। उसके बाद कीमोट्रिप्सिन जो है वो जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो सीसिन में। और फिर जो है सीसिन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, अमाइनो एसिड। और ये हार्मोन कौन सा हार्मोन करा रहा है सीसिन को अमाइनो एसिड में, तो वो करा रहा है कीमोट्रिप्सिन। The next question है क्वेश्चन नंबर 9। How the tumor cells are dealt with their immune system। यानी कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो साइटोटॉक्सिसिटी, अब ये साइटोटॉक्सिसिटी किसे कहते हैं, द ये एबिलिटी होती है कुछ सेलों की कि वो अपने आप को खुद से डैमेज कर ले। Death of the target cell if one out protective response exhibit against the viral infected cell cancer to tumor cells। मतलब कि अगर कैंसर स्प्रेड होना शुरू हो जाए तो सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है ताकि कैंसर ज्यादा और जो है वो फैल ना सके। मतलब कि सुसाइड भी कह सकते हैं उसे। टू ट्यूमर सेल्स which are being infected by some pathogenic microorganism, the cell or cytotoxic cells are to both NK cells are as well as TC cells of lymphoid। मतलब कि ये जो K cells होते हैं और TC cells होते हैं lymphoid सेल के, ये इनकी मदद से ये पॉसिबल हो पाता है। इन सेल lineage and originate in the bone marrow yet they differ in their mode of activation against their targets। तो बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि सेल जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है जब उसको लगता है कि अब कैंसर जो है वो जो है अब वो स्प्रेड होना शुरू हो गया, या कोई भी ऐसी कोई इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होना शुरू है, तो फिर सेल के पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है खुद को क्या करने का, खुद को जो है डिस्ट्रॉय कर लेने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेज इन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि बाय रेट ऑफ के ब्रीथिंग जो है वो ह्यूमन के अंदर क्यों और कैसे इंक्रीज होती है। तो वंस ब्रीथिंग सर्कल कंप्राइजेस वन कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो है ब्रीथिंग सर्कल होता है पूरा। और जो है बंदा जब 1 मिनट के अंदर जो सांस लेता है उसे हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। और ब्रीथिंग रेट जो होता है ये चेंज होता रहता है। और पर्सन अगर ज्यादा काम करेगा, भागेगा दौड़ेगा या फिर एक्सरसाइज करेगा तो उससे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। और जो नॉर्मल एडल्ट का होता है, ये आपने याद रखना है, 12 से 20 के दरमियान होता है, 20 मिनट के दरमियान होता है। और जो है और अगर ये तब इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है हमारी एक्टिविटी के मुताबिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। वाई ब्रीथिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। यानी कि जो ब्रीथिंग होती है ह्यूमन बीइंग में, इसको नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग क्यों बोलते हैं। तो इसको नेगेटिव प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो होता है हमारी लंग्स होती है, जो हमारी तरह की कैविटी होती है, उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बाहर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो इस तरह एयर जो है वो हमारी लंग के अंदर हमें एफर्ट्स कम डालनी पड़ती है, इजीली अंदर मूव हो जाता है। तो डिक्रीज प्रेशर इन द रीजन ऑफ thoracic cavity in relation to external atmospheric pressure, that's why breathing of human being are called breathing। ये मैंने आपको बता दिया ताकि हमारी जो है एयर इजीली एंटर हो सके अगर अंदर का जो है प्रेशर कम होगा और बाहर का ज्यादा हो जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। व्हाई डू अ डबल सर्किट हार्ट बेटर देन अ सिंगल सर्किट हार्ट। यानी कि जो डबल सर्किट हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट से क्यों बेहतर होता है। क्योंकि जो डबल सर्किट हार्ट होता है ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को अलग अलग रखता है। ठीक है। और जो अलग अलग सर्कुलेट करता है। लेकिन जो सिंगल सर्किट होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड जो कि प्योर ब्लड होता है वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मिक्स भी हो जाता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं इन डबल सर्किट हार्ट। द ब्लड सर्कुलेशन द हार्ट ट्वाइस एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल्सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि ब्लड जो है वो अलग अलग रहते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। The blood does not make the heart so as in the way oxygenated pure blood goes to all part of the body and deoxygenated blood goes for purification। मतलब कि ब्लड अलग अलग नहीं रह पाता, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन डबल में रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट आर वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक एंड बफर।
तो वाटर मॉलिक्यूल एम्फोटेरिक और बफर क्यों होते हैं? तो वो एम्फोटेरिक इसलिए होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो उनके ना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर्स दोनों मौजूद है, सिंपल सी बात है। और जो है द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज, और बफर क्या होता है जो कि एसिडिटी और उसको अगेंस्ट उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। द वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज इन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव, यानी कि एच क्या है, एसिडिक है, और ओ एच क्या है, बेसिक है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब इस तरह से क्या रहता है, इसके अंदर दोनों चीजें इक्वली मौजूद रहती है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब ड्यू टू आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर बिहेव एज एसिड और बेस दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड आल्सो बिहेव एज बफर, यानी कि इसकी वजह से ये एम्फोटेरिक की तरह भी काम करता है, यानी कि एसिड की तरह, और ये उसकी वजह से बेसिक की तरह भी काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज आर्टिफिशियल स्वीटनर नॉट हार्मफुल टू डायबिटिक पेशेंट? ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए इतने हार्मफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि सिंपल सा एक पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी, कि वो ये है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं वो बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो सिर्फ हमें टेस्ट देने का काम करते हैं, इसलिए वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं होते। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स हैव स्टीरियो आइसोमर्स, दैट इज मॉलिक्यूल आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सेम सेम होते हैं। अब जो डी ग्लूकोज होता है वो राइट हैंड पर होता है, और एल ग्लूकोज होता है वो लेफ्ट हैंड पर होता है। डी राइट पे होता है, लेफ्ट पर एल होता है, ये आपने याद रखना है, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर एल। पर्सन कैन नॉट डाइजेस्ट एंड मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर। अब जो लेफ्ट हैंड वाले शुगर होते हैं उनको इंसान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस होता है उनके ना एल ग्लूकोज ऐड कर दिया जाता है, सो दैट वो सिर्फ टेस्ट का काम करें, और वो बॉडी डज नॉट मेटाबोलाइज भी ना कर पाए, मतलब कि उसे डाइजेस्ट ना कर पाए, और उसके क्या हो, जीरो कैलोरीज हो, मतलब कि वो इंसान को कोई नुकसान भी ना पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेप्टाइल्स आर ब्रिड्ज, सॉरी, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर वर्टिब्रेट्स, हु डू बर्ड्स कैन फ्लाई व्हाइल रेप्टाइल्स कांट? मतलब कि रेप्टाइल्स और बर्ड जो है दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन रेप्टाइल जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते, पर बर्ड्स फ्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर बोथ वर्टिब्रेट्स बट बर्ड्स कैन ओनली फ्लाई, दिस इज बिकॉज योर बॉडी आर अडेप्टेड टू मेक सुटेबल फॉर फ्लाई। मतलब कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फ्लाई करने की सूटेबल है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी है, पर रेप्टाइल की उसकी अकॉर्डिंग नहीं है। एनिमल्स हैव हाई मेटाबॉलिक रेट दैट इंक्रीजिंग देयर डिमांड फॉर एनर्जी। इनके जो है बॉडी का सिस्टम है वो बहुत तेज चल रहा होता है ताकि एनर्जी को मीट किया जा सके। और हार्ट क्या होते हैं, फोर्थ चैम्बर होता है, ठीक है, जो कि उनको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है जितनी उनकी ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है बर्ड्स का, वो क्या होता है, उसके अंदर एयर सैक्स मौजूद होता है, मतलब कि वो एयर को अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड एयर को स्टोर कर सकता है, क्योंकि उसको सप्लाई कर सकता है, करता रहता है जब वो ऊंचाई पर होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है। और इसके अलावा उनकी बॉडी जो होती है हॉलो होती है, मतलब कि वेट उनकी बॉडी का कम होता है, मतलब और रेप्टाइल की बॉडी का वेट जो होता है वो कम नहीं होता, वो ज्यादा होता है, इसलिए वो उड़ भी नहीं पाते। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट इज दैट देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी कि जो है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बर्ड्स में ये है कि जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, इसलिए ये इजीली उड़ पाते हैं। इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं, इनके पास एयर सैक्स होते हैं, इनके पास फोर चैम्बर हार्ट होता है, इनको हर वक्त इस तरह ऑक्सीजन सप्लाई होता रहता है, लेकिन रेप्टाइल्स के पास ये मौजूद नहीं होता। दैट्स वाई क्या प्रॉब्लम है कि वो जो है उड़ नहीं सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज? मतलब कि ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर इतना तेजी से फ्लो क्यों करता है? द आर्टरीज एक्सपैंड स्लाइटली लाइक थिक वॉल्ड बलून। आर्टरीज क्या होती है, वो इजीली जो है बलून की तरह आराम से फैल जाती हैं। द हार्ट बीट थेरोकोइल हेल्पिंग टू पंप द ब्लड एंड मेंटेन अ स्टेडी फ्लो टू द स्मॉलर वेसल्स। अब इसके अंदर क्या मौजूद होता है, आर्टरीज के अंदर ब्लड जो कि इजीली फ्लो होता रहता है स्मॉलर वेसल्स के अंदर, उसके अलावा ये इजीली फैल भी जाते हैं जिसके थ्रू ब्लड इजीली फ्लो होता रहता है। और इनका जो डायमीटर, जिनका वो आर्टरी जिनका डायमीटर कम होता है उनको क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट काम करते हैं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने का। और जो है ये क्या करते हैं, ब्लड को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरी बॉडीज में, क्योंकि आर्टरीज तो थिक होती हैं, वो इजीली तो बॉडी के सारे पार्ट्स में सप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन आर्टरीज की जो ब्रांचेस आर्टियोल होती हैं वो ये काम करती हैं इजीली सप्लाई करने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 16, वाई हायर एनिमल्स नीड सर्कुलेटरी सिस्टम?
मतलब कि हायर एनिमल, जो कि ऊंचे एनिमल्स होते हैं, उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, उसको पूरी बॉडी के अंदर फैलाता है। उसके अलावा जो है पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी आपने याद रखनी, जो लंग को करती है। सिस्टमेटिक होती है जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। और क्या होता है मैमल्स में और सम एनिमल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, गैसेस के थ्रू जो है ये सारी चीजें गेन करते हैं। लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी होती है, बॉडी को सारी चीजें सप्लाई करनी होती है, तो सिर्फ डिफ्यूजन इनफ नहीं होता, उसके लिए पूरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम वो काम करता है। अब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज द सिस्टम टू कैरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट थ्रू द बॉडी। और जो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऐसे नोड इज कॉल्ड पेसमेकर ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड को पेसमेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को खुद जनरेट करता है। और क्या करता है? सेल जो होती है वो खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट करती है, खुद ही पल्स जनरेट कर रही होती है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड को। द रीजन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ऐसे नोड और पेसमेकर इन कंटिन्यूस जनरेट्स इलेक्ट्रिक impulses and maintain the pumping rhythm by setting the rate at which all cardiac muscle cell। यानी कि वही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि ये अपनी जो है रिदम, मतलब कि ये जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट कर सकता है और खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेसमेकर ऑफ हार्ट। किसे? ऐसे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई द कैपिलरीज हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम। मतलब कि कैपिलरीज के अंदर एक सिंगल लेयर एंडोथेलियम की क्यों, कैसे होती है? क्योंकि इट इज अ थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियम सेल इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी दैट हेल्प द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। मतलब कि क्या होता है? कैपिलरीज का काम होता है गैस को एक्सचेंज करना। गैस को एक्सचेंज करना मतलब कि जो कैपिलरीज हैं उनसे, उनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में जा रहा है, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैपिलरीज में आ रही है इन अ वॉल ऑफ द वेन एंड आर्टरीज। और कैपिलरीज क्या करते हैं? वेन और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं, और इनके थ्रू जो है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट हो पाती है। इसलिए जो है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम मौजूद होती है कैपिलरीज में, ताकि वो इजीली डिफ्यूजन कर पाए। अगर थिक होगी तो डिफ्यूजन करने में इश्यू आएगा। दैट्स व्हाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई फोटोस्टोम्स आर नेम्ड सो। फोटोस्टोम्स आर नेम्ड क्यों, उनको अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नेम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो है क्या होते हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब कि ये इनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। उसके अलावा ये वो फाइलम होते हैं जिनके पास जो माउथ होता है वो पहले पे होता है, एनस बाद में। उसके अलावा जो है इनके ना क्लीवेज जो हमें पता है, आफ्टर जो है फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, फिर क्लीवेज आता है, ये सारी चीजें जो है क्लीवेज स्पाइरल होता है। उसके अलावा जो सिलोम होता है वो स्प्लिट हो जाता है मेसोडर्म में, यानी कि जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म में स्प्लिट हो जाती है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं फोटोस्टोम्स, इनको नाम दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपने माउथ याद रखना है कि माउथ पहले डेवलप हो रहा है, क्लीवेज स्पाइरल हो रहा है। उसके अलावा जो है सिलोम जो है वो क्या हो रहा है? वो स्प्लिट हो रहा है मेसोडर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक से कैसे अलग है? क्योंकि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं? उनके पास सिर्फ एक लेयर मौजूद होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन जो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनके अंदर क्या मौजूद होती है? उनके अंदर तीन मौजूद होती है। एक्टोडर्म एंडोडर्म के दरमियान में एक मेसोडर्म की लेयर भी मौजूद होती है। दैट्स व्हाई हम इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब तीन लेयर, डिप्लो मतलब दो लेयर। तो ये सिंपल सी चीजें आप याद रखेंगे कि डिप्लो में क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लो में क्या है? एक्टोडर्म एंडोडर्म और दरमियान में मेसोडर्म भी मौजूद होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं जरा। तो ये थोड़े से क्वेश्चन है तो हम ये इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लोकोमोशन टेक्स प्लेस इन एनिलीज। यानी कि लोकोमोशन एनिलीज में कैसे होता है, मतलब एनिलीज मूव कैसे करते हैं। तो एनिलीज के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? उनके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स, जो उनको मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कौन से मसल होते हैं? सर्कुलर मसल होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। सर्कुलर मसल क्या होते हैं? सरकमफेरेंस, मतलब कि गोल सरकमफेरेंस में सर्कल बनाया हुआ होता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि ये क्या होता है? पूरी बॉडी की लेंथ पे कवर्ड होते हैं। और जो सर्कुलर होते हैं वो सरकमफेरेंस पे कवर्ड होते हैं। सर्कुलर उसने पूरा उसको कवर किया हुआ होता है।
तो अब ये जो एनालिस्ट के ना मसल्स होते हैं, इनकी मूवमेंट के अंदर इनकी क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से कितने स्टेप्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहले स्टेप ये होता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन बेस कंबाइंस विद पेंटोज शुगर इन इट्स फर्स्ट कार्बन टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो पहला स्टेप होता है, नाइट्रोजन बेस जो होता है वो कंबाइन करता है पेंटोज शुगर के साथ, और पहला कार्बन बनता है न्यूक्लियोटाइड। और जो दूसरा स्टेप होता है उसके अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कंबाइन होता है 5 कार्बन के साथ, और उसको क्या बना देता है, पेंटोज शुगर, और न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ये आपने दोनों स्टेप्स याद रखने, कि जो पहला वाला कैसे बनना है, कि पेंटोज शुगर की मदद से जो है वो फर्स्ट कार्बन बन रहा है न्यूक्लियोटाइड का, और सेकंड में क्या हो रहा है, फॉस्फोरिक एसिड 5 कार्बन पेंटोज शुगर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई स्पंजेस प्लेस इन एनिमल किंगडम वन व्हेन इट लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्पंजेस को जो है किंगडम वन में क्यों प्लेस किया है, इवन दो उनके पास जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं है। तो स्पंजेस डू नॉट हैव क्लोरोफिल, स्पंजेस के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इनके पास ग्रीन कलर भी मौजूद नहीं होता। एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, और ये अपना फूड भी खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फूड भी अपना नहीं बना पाएंगे जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं। दे कैप्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, अब ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने न्यूट्रिशन के लिए पकड़ते हैं, और उनको और जो है उनसे अपनी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। और जो है ये स्पंजेस होते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, उसके अलावा ये स्पर्म्स और एग्स बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या किया जाता है, इनको एनिमल्स में कंसीडर किया जाता है और प्लांट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ये प्लांट होते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये अपना खाना खुद बना सकते थे, पर ये नहीं बना सकते। उसके अलावा जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए भी ये एनिमल में काउंट होता है। उसके अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करके उनसे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, इसलिए भी ये एनिमल में शामिल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई प्लेटफॉर्म्स आर नेम्स, प्लेटफॉर्म्स को क्या, प्लेटफॉर्म किस में से था, प्लेटियम में से था। तो flatworms are named because their bodies are thin between the dorsal and ventral surface, यानी कि डोर्सल दोनों जो एक शू का जो कॉर्नर्स है इनके, उसमें ये क्या है, अ, इनकी फ्लैट है बॉडी, फ्लैटेंड है ये डोर्सोवेंट्रली आगे पीछे से, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा इनका साइज जो होता है बिल्कुल ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज होता है इनका, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्लांट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एयर इज बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम देन वाटर, यानी कि एयर जो है वो ज्यादा बेहतर रिस्पायरेटरी मीडियम क्यों है, मतलब वाटर से ज्यादा अच्छे से सांस नहीं आ सकता और एयर से अच्छा सांस क्यों आ सकता है, क्योंकि जो रिस्पायरेटरी मीडियम है एयर, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रिस्पायरेटरी फ्लूइड है, यानी कि वाटर जो है 50 टाइम्स मोर विस्कस देन एयर, 50 गुना ज्यादा जो है वाटर का जो है ज्यादा वाटरी फ्लूइड होता है, इसलिए जो है एयर में सांस लेना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू वाटर। और जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर इज अबाउट 1/3 दैट इन एयर, मतलब कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होती है और एयर के अंदर ज्यादा मौजूद होती है। वाटर के अंदर बकायदा डिजॉल्व हुई होती है और एयर के अंदर सिंपली प्रेजेंट होती है, इसलिए एयर के अंदर सांस लेना ईजी होता है। उसके अलावा क्या क्या वजूहत होती है, कि जो डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की वाटर में जो होती है 8, या आप याद रख सकते हैं 8 8 इस पावर 3 होती है एज कम्पेयर टू एयर में, मतलब कि एयर के अंदर जो है ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, और एयर के अंदर मौजूद होती है ऑक्सीजन और वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, और वाटर के अंदर कम अमाउंट होते हैं ऑक्सीजन का एज कम्पेयर टू एयर, इसलिए वाटर में सांस लेना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हाई इकाइनोडर्म्स आर प्लेस्ड इन bilateral by when adults are radially symmetrical, मतलब कि जो है एकाइनोडर्म को बायलिटरल क्यों कहा जाता है जबकि एडल्ट्स को रेडियल होते हैं एकाइनोडर्म्स, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फाइलम होता है एकाइनोडर्म बेटा, ये क्या है, मैरीन एनिमल्स के लिए होता है, पर्टिकुलरली मैरीन एनिमल्स के लिए होता है, और रेडियल सिमेट्री होती है मतलब कि इजीली डिवाइड हो जाती है। और ये कब होता है, जब ये एडल्ट हो जाती है, लेकिन जब इनका लार्वा स्टेज होता है, जबकि ये छोटे होते हैं, इनका अ, ये जो है लार्वा स्टेज है, मतलब कि डेवलप नहीं हुए, तो ये उस वक्त कौन से होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होंगे। जब भी जो है ये जो इकाइनोडर्म्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको बायलेटरल में ऐड किया जाता है। ये आप याद रखना है कि जो ये है क्या है, एडल्ट में ये क्या हो जाएंगे, रेडियल हो जाएंगे, और पहले जो होंगे ये बायलेटरल हो जाएंगे,
इसीलिए इनको बायोलिटर में ऐड किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आओ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल ट्रांसपोर्ट टू लंग्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लंग में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो डिफ्यूजन की मदद से होती है सिंपल, लेकिन अब हम इसके पूरे सिस्टम को समझेंगे। ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड diffuses out from tissues into blood, a, by, a byproduct. The blood is deoxygenated and collected from all part of the body cell and returned to the lung. आपको पता है कि लंग में क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, और और जो है सेल्स में, यानी कि जो अंदर वेसल्स के अंदर ब्लड आरबीसीज है उनके अंदर क्या है, कम है ऑक्सीजन का अमाउंट, तो इजीली क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इसी तरह जो सेल्स है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है और जो है किसका अमाउंट कम है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, तो क्या हो जाएगा, सेल से लंग के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा डिऑक्सीजनेटेड, जो है ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो इसीलिए ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड स्ट्रीम में रेगुलेट करने के लिए क्या होने से वो बाइकार्बोनेट होते हैं, इनके अंदर कार्बन हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड जब जो है सेल से लंग्स में आएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन हीमोग्लोबिन, और फिर जब वो लंग में पहुंच जाएगा फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में ब्रेक हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, ऑक्सीमोग्लोबिन। और फिर क्या हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ये सिर्फ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड यूज ऑफ एस्पिरिन कॉज पेप्टिक अल्सर, यानी कि स्पाइसी फूड या फिर एस्पिरिन की वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो अल्सर आपको पता है कि क्या होता है, डिसकंटिन्यूशन हो जाती है स्टमक की लाइनिंग में, ठीक है। और जो है अब जो कुछ मेडिसिन होती हैं लाइक एस्पिरिन हो गई, या फिर अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हो तो आपके स्टमक की लाइनिंग अफेक्ट हो जाती है। वो कैसे कि आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो HCl होता है ये आपकी म्यूकस लेयर जो मैंने आपको बताया था स्टमक की उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से अल्सर कॉज हो जाता है। तो इसको मैं रीड भी कर लेती हूँ। HCl secretion which etched away the protective layer of mucus and cause painful condition the alternative lead to peptic ulcer। मतलब कि जब म्यूकस लेयर जो है डैमेज हो जाएगी स्टमक की तो क्या हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, हाउ डज द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड कैपिलरीज, मतलब इन कैपिलरीज, मतलब कि जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं वो किस तरह से ब्लड के जो है ब्लड कैपिलरीज को अंदर ब्लड को रेगुलेट करते हैं। तो द फ्लो ऑफ ब्लड कैपिलरीज रेगुलेटेड बाय टाइनी रिंग्स, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे स्फिंक्टर्स मौजूद है, जैसे कि वॉल्स मौजूद होती हैं आर्टरीज में, सॉरी वेन्स में। उसके अलावा सराउंड द जंक्शन बिटवीन आर्टरियल एंड कैपिलरीज, इसके अंदर क्या होता है, आर्टियल और कैपिलरी जहाँ के मिलते हैं। आपको पता है कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना। अब आर्टरी की ब्रांच जो आर्टियल होती है वो कैपिलरी से आके जिस पॉइंट में मिलती है उसे बोलते हैं स्फिंक्टर। और ये क्या होता है, स्फिंक्टर ओपन होते हैं क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, एग्जाम्पल होते हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड और बहुत सारे जो सेल्यूलर वेस्ट हो जाते हैं वो इसके अंदर आके रुक जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो होता है मसल्स, ये आर्टियोल को रिलैक्स करते हैं और ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के काम होते हैं। या आपको समझ में आ जाएगा इजीली 2 to 3 पॉइंट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक एसिड और इन सबको ये जो है रोक के रखते हैं, उनको एक्यूमुलेट करके रखते हैं। उसके अलावा जो है ये ये जो है ब्लड को फ्लो को इंक्रीज कराते हैं और जो है आर्टियोल को रिलैक्स कराते हैं। उसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास। उसके बाद हम नॉन लीजिंग पे मूव करेंगे। वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर, ये वैसे भी पहले रिपीट हो चुका है पर मैं दोबारा बता देती हूँ। एम्फोटेरिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक और बेसिक वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी कि वाटर इसके अंदर H हाइड्रोजन आयन भी है और OH आयन भी है, यानी कि H आयन मतलब ये एसिडिक है, OH मतलब कि ये बेसिक है। इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एम्फोटेरिक है नेचर में। तो जजाकल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नॉन लीजिंग सारे कवर अप करेंगे।